हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, जैसा कि हमने पिछले अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक में किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसके बारे में मैंने आपको वर्किंग जो उसकी ब्रीफली बताई हुई थी, और सॉल्ट ब्रिज की फंक्शनिंग वगैरह जो है वो बताई हुई थी आपको। आज हम करने जा रहे हैं, देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद हम करेंगे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये छोटी छोटी सी टर्म्स है, आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखो डेफिनेशन ही बता दूं कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द metal and its ion, metal and its ion, metal and its ion in solution, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है किसके बीच में, मेटल एंड इट्स आइन, इसी मेटल्स के जो आइंस होते हैं उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हम एक अलग से इसकी डेफिनेशन एक और बोल सकते हैं कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि गेन और लूज की टेंडेंसी कितना, कोई इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड पता हो गया आपको, एनोड और कैथोड बताए हुए थे, ठीक है। उनकी जो है गेन करने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं हम, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए हम एक हाफ सेल को लेते हैं। जैसे ये हमने पीछे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक वेसल ली हुई थी। ये मैंने क्या लिया, देखो ये सोल्यूशन लिया जिंक सल्फेट का। कौन सा सोल्यूशन लिया, जिंक सल्फेट आयन, ठीक है। मतलब ZnSO4 सोल्यूशन जो ये ले लिया। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, देखो एक जिंक रॉड ली, जिंक रॉड को क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। दिस इज द जिंक रॉड, ठीक है। अब देखो जिंक रॉड की टेंडेंसी क्या होती है, जैसे ही हम जिंक रॉड को इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में 1 मोलर है ये, या इसकी जो कंसंट्रेशन है जैसे भी रखनी वो रखिए। जब हमने जिंक रॉड को क्या किया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डीप कर दिया, इसको इमर्स कर दिया यहाँ पे, तो जिंक की जो रॉड थी इसकी क्या हो जाएगी, देखो ऑक्सीडेशन हो गई। क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। जैसे ही हमने जिंक रॉड को यहाँ पे डीप किया तो जो जिंक आयन था, जिंक जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, Zn2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। अब देखो इस सॉल्यूशन में ऑलरेडी ही हमारे पास कौन से आयन है, देखो Zn2 पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये Zn2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, देखो कि Zn2 पॉजिटिव आयन और आ रहे हैं यहाँ पे, Zn2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन के बाद ये क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं, इस जिंक रॉड में ही डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स देखो यहाँ पे आते हैं। ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस रॉड पे आते रहेंगे, देखो तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इसमें एक इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाता है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो इसमें इस रॉड में कौन सा चार्ज आ जाएगा, देखो नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज आ गया हमारे पास, इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और एक ऐसी स्टेज आएगी यहाँ पे, देखो अब क्या हो रहा है, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है जिंक 2 पॉजिटिव के साथ, मतलब ये जिंक की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाएगा, ठीक है।
इसी स्टेज पे क्या होता है कि ये Zn2 अब देखो ये नेगेटिवली चार्ज आयन है, ये Zn2 पॉजिटिव आयन यहाँ पे जाएंगे तो ये इनकी चार्ज सेपरेशन देखो एक लेयर सी बन जाती है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। कौन से? Zn2 पॉजिटिव आयन नहीं है। कौन से आयन नहीं है? Zn2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव है, ये क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है। एट इक्विलिब्रियम पे इनकी चार्ज सेपरेशन हो जाती है और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जो वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे हम उसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ही तो मैंने क्या कहा देखो कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द, किसके बीच में क्रिएट हो रहा है? देखो मेटल, ये मेटल रॉड है, जिंक की रॉड है, और मेटल एंड इट्स आयन, इसके ही आयन है हमारे पास Zn2 पॉजिटिव आयन, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है उसको ही क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे उसको हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ही आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब कुछ एक फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वो डिपेंड करता है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मेटल और उसके आयंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कौन सा आ जाता है? देखो नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड जो है इसके नेचर पे डिपेंड करता है एक। दूसरा क्या आ जाता है? देखो सेकंड पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और थर्ड क्या है हमारे पास? देखो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अब हमारे पास देखो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और कंसंट्रेशन पे और नेचर, मतलब नेचर ऑफ मेटल से आप क्या समझते हैं? देखो कि जो नेचर ऑफ मेटल है हमारे पास, नेचर ऑफ मेटल में कुछ एक मेटल्स होती है। देखो मैं जिंक क्या देता है? देखो जिंक यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयन देगा। Fe जो है वो क्या करता है? देखो Fe2 पॉजिटिव आयन, और Fe ही हमारे पास देखो Fe3 पॉजिटिव आयन है। तो कौन से सॉल्यूशन में कौन सा आयन इसने देना है देखो वो क्या आ जाता है हमारे पास? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, हाँ कुछ एक इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? देखो जैसे Cu2 पॉजिटिव आयन है, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड है हमारे पास। और दूसरी क्या जाती है यहाँ पे? ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इस इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे लिया हुआ है हमने, देखो सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है। ठीक है, और तीसरा जो आ जाता है देखो टेम्परेचर, कि हमने जब हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कितना रखा हुआ है हमने इस हाफ सेल के लिए। ठीक है, तो ये तो कुछ एक फैक्टर्स थे। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कितने टाइप का होता है? देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, हमारे पास जनरली हम दो टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देते हैं। एक क्या होता है? देखो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो दो टाइप में लेते हैं हम। एक क्या आ जाता है हमारे पास? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या आ जाता है? एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फर्स्ट आ जाता है। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? देखो इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, it is the tendency of electrode to lose the electron. ठीक है, to lose the electron, इसको क्या बोलेंगे हम? देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब देखो अभी हमने जिंक का केस जो लिया, देखो जिंक में क्या हो रही थी? ऑक्सीडेशन हो रही थी, तो ये क्या आ जाएगा? Zn2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा? देखो 2 इलेक्ट्रॉन। इसके केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देते हैं हम, वो कौन सा आ जाएगा? देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है,
वैसे ही देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, देखो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया, दूसरा क्या आ जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या आ जाता है, देखो रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो सेकंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल में क्या जाएगा, देखो इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू गेन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी जो है उसको क्या बोला हमने, टू गेन द इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, अब देखो जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है हमारे पास, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मैं मतलब देखो अभी हमने एक क्या लिया था, देखो जिंक का लिया हुआ था, अब मैंने क्या लिया, देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में यहां पे मैंने क्या कर दिया, देखो कॉपर रॉड को डिप कर दिया। ठीक है, ये कौन सी आ गई, देखो कॉपर रॉड। ठीक है, अब कॉपर रॉड में क्या होता है, देखो कि ये यहां पे कौन से आयन होंगे हमारे पास, Cu2 पॉजिटिव आयन ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं, देखो Cu2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये Cu2 पॉजिटिव आयन जो ये प्रेजेंट है, इसमें देखो अब क्या होता है कि Cu2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और यहां पे Cu सॉलिड की फॉर्मेशन कर जाएंगे। ठीक है, अब ये Cu2 पॉजिटिव आयन जो आया हमारे पास, ये Cu2 पॉजिटिव आयन जो आया, ये Cu2 पॉजिटिव कहां से आया, ये सॉल्यूशन से, जो CuSO4 का सॉल्यूशन है वहां से। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये कहां पे होंगे, यहां पे इलेक्ट्रोड पे ही होंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो ये Cu2 पॉजिटिव आयन क्या करता है, देखो इसके इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यहां से यहां को आ जाता है। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब Cu2 पॉजिटिव क्या कर रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन ले रहा है इस रॉड से, कॉपर रॉड से। ठीक है, और यहां पे जाके क्या कर रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो Cu2 पॉजिटिव आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे Cu सॉलिड की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, देखो अब अंदर रॉड के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, बट बाहर क्या रहेगा हमारे पास, देखो ये सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज रहेंगे। सॉल्यूशन में क्या रहेंगे, देखो नेगेटिव चार्ज। तो Cu2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, Cu सॉलिड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो हमारे पास जब हमने रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इनको स्टडी किया, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को स्टडी किया, तो जो जिंक का माना, देखो हमने ये लग गया होगा आपको पता, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की बात की हमने, देखो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में जो वैल्यू थी, माना देखो हमने जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया जी। ठीक है, जैसे देखो ई नॉट वैल्यू जो है, ई वैल्यू जो होती है हमारे पास, हाँ एक में देखो इसको ई से डिनोट किया हमने, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ही कर लेते, देखो क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यही देखो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन, एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, 1 मोलर कंसंट्रेशन, तो इसको क्या बोलेंगे, देखो हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे, मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर होगा और 198 नहीं, ये जो 1 मोलर जो है इसकी सॉल्यूशन की क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया ये। अब देखो मैं बात कर रहा था, यदि मैं पूछूं देखो कि जिंक का जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा मैंने। ठीक है, अब पता नहीं है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है,
देखो जिंक का किसी बच्चे ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक ने बताया रिडक्शन पोटेंशियल देखो 0.76 और हाँ जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.76 और एक ने क्या बताया 0.76 माइनस में। ठीक है, तो जो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था हमारे पास, जिंक का ये आया हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, कौन सा आया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया जिंक का, ये जो किस में आया? पॉजिटिव में। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास देखो रिडक्शन पोटेंशियल, ये माइनस 0.76। तो इससे देखो क्या हुआ, मतलब देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो था हमारे पास वो किसके इक्वल था? देखो माइनस पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल था। ठीक है, मतलब इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ा हमको कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैसे लेंगे हम। ठीक है, ये जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैसे मेजर करेंगे। तो जिंक का हमारे पास देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, ये मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये था स्टैंडर्ड कंडीशन पे। ठीक है, यहां पे स्टैंडर्ड लगा दो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका ये था। मतलब इससे देखो ओनली जिंक का ही नहीं है, कॉपर का भी लेंगे आप, सिल्वर का लेंगे या H2 का लेंगे, H2 का तो वैसे भी जीरो लेते हैं हम। ठीक है, लिथियम का लेंगे, सारे के सारे देखो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव में था, इक्वल वैल्यू थी, बट एक का पॉजिटिव में था और दूसरा क्या था? नेगेटिव में था। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला था देखो वहां पे कि जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो किसके आ जाता है? देखो माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो बाद में ज्यादा मतलब ऐसे ही इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को आईयूपीएसी ने क्या किया देखो इसको एक कर दिया। ठीक है, कि हम कोई लफड़ा ही नहीं रखेंगे यहाँ पे कि ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन जैसे जिंक की हमने ये ऐसे करके लिया Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, हमने इन दोनों को ही क्या कर दिया देखो एक कर दिया और इनके बदले हमने एक ही टर्म में लिया देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे हम सारे के सारे। मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो किस टर्म में लेंगे हम? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ही लेंगे हर एक एलिमेंट का। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं देखना हमने, आपको जो बुक में वैल्यू देके रखी होगी वो कौन सी वैल्यू देके रखी होगी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देके रखी होगी। ठीक है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि जो वैल्यू देके रखी होती है वो देके रखी होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन वैल्यू, है ना। आपको ईएमएफ वगैरह फाइंड आउट करना है तो उधर आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो उसको लेना है आपने। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो लिखनी है आपने उसकी तो वो माइनस करके लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे जिंक की यदि आपको देके रखी होगी ऑक्सीडेशन वैल्यू 0.76, बट यदि आप जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो उसकी इसकी वैल्यू आपको कितनी लेनी पड़ेगी? माइनस में लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देके रखा है। ठीक है, बहुत बच्चे जो है वो पजल होते हैं इसमें कि ये माइनस कैसे आ गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू देके रखी होती है, आपने मेन जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें आपने क्या करना है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेनी है। ठीक है, क्योंकि आईयूपीएसी ने ये कोई इसमें मतलब वो नहीं रखा कि इसमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देंगे या रिडक्शन पोटेंशियल। उन्होंने क्या कर दिया कि सारे इलेक्ट्रोड का हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से ही मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें दो टाइप में किया हमने, एक किया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा क्या किया? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं देखो इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में मेजरमेंट ऑफ, अब इसकी मेजरमेंट कैसे होती है? ठीक है, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही लिख दो। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
अब हाँ देखो, मैंने आपको ये बताया कि जिंक क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था। कॉपर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन जो वो गेन कर रहा था। ठीक है, Cu2 पॉजिटिव आयन, कॉपर की रिडक्शन हो रही थी और जिंक की क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी। अब कुछ एक इलेक्ट्रोड ऐसे भी थे जिनकी क्या हो रही थी, देखो जिनकी ना ही ऑक्सीडेशन हो रही थी ना ही रिडक्शन हो रही थी, ना ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे थे और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे थे। ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं हम, इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं उनको हम, इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है किसी सेल का, यदि हमारे पास दोनों सेल जो है वो अटैच्ड होंगे तो दोनों सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो रिलेटिव ऑक्सीडेशन रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जब दोनों हाफ सेल लगे हुए होंगे कोई ना कोई। ठीक है, मतलब दोनों हाफ सेल लगे हुए होंगे, जैसे हमने पीछे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया, एक जिंक और एक कॉपर का, दो सेल लिए हुए हैं। दोनों सेल से हम जो एक का यदि हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, वहां से हम रिलेटिव वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती थी, देखो मैं आपको ये बताता हूं। देखो यहां पे हमारे पास क्या है, जिंक। ठीक है, ये दिखा दिया हमने, देखो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, ये जिंक रॉड है हमारे पास। ठीक है, जिंक रॉड को हमने इसमें डिप कर दिया और यहाँ पे देखो ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमारे पास कॉपर रॉड है एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे हमने इसको वोल्टमीटर के साथ अटैच कर दिया एंड सो ऑन। ठीक है, और बीच में ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज, ऐसे करके आपने सेल किया हुआ था। ठीक है, सेल जो है ऐसे करके बनाया हुआ था। ठीक है, ये कॉपर रॉड है हमारे पास। अब आपने देखो ऐसे में जिंक जो इलेक्ट्रोड है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। यहां पे देखो वोल्टमीटर में जो वैल्यूज आ जाएगी, वैल्यू तो आ जाएगी यहां पे। ठीक है, उस वैल्यू से हम एक का कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। इसकी देखो दोनों में ही, इसका भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका भी होगा। तो यहां से क्या होती है, देखो एक रिलेटिव वैल्यू आती है। हम एक्यूरेटली जो है वो फाइंड आउट नहीं, हमने यदि जिंक का ही फाइंड आउट करना है, देखो ठीक है, तो जिंक की ही वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो जो टोटल ईएमएफ आएगा हमारे पास, देखो या जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे को देखो यहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रोड होना चाहिए जिसकी ई नॉट वैल्यू क्या हो, 0। ठीक है, जिसकी ई नॉट वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब एक की वैल्यू 0 आ जाएगी ना, देखो तो दूसरी, मतलब देखो हमारे पास ई नॉट ऑफ सेल जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, देखो ई नॉट ऑफ कैथोड, मैं आगे करवाऊंगा, देखो ईएमएफ ऑफ सेल है माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू तो आएगी वोल्टमीटर से आ जाएगी ये तो। ठीक है, ये वाली वैल्यू ई नॉट ऑफ सेल की। अब हमने यदि ई नॉट ऑफ कैथोड फाइंड आउट करना है, देखो ठीक है, ई नॉट ऑफ कैथोड। ठीक है, और एक क्या आ जाता है हमारे पास, ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू होगी, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू जो यहां से रिलेटिव वैल्यू नहीं आती है। ठीक, यहां पे रिलेटिव वैल्यू आती है, मतलब एब्सोल्युटली हम करेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एब्सोल्युटली देखो करेक्ट वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, जब हमारे पास या तो एनोड या तो कैथोड, इनकी ई नॉट वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। एक की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ई नॉट ऑफ कैथोड किसके इक्वल आ जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल जो है इसके इक्वल आ जाता है, ई नॉट ऑफ सेल के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखो एक सेल आया, देखो जिसको क्या बोला हमने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको शॉर्ट में देखो SHE ऐसे करके भी लिख देते हैं। ठीक है, और इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड भी यही है। ठीक है, प्लेटिनियम वगैरह जो है वो भी यूटिलाइज होते हैं। ये हाइड्रोजन जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आता है आपको कि एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वर्किंग है वो कैसे रहेगी, देखो
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैसे होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, देखो ये ऐसे करके है हमारे पास, यहां पे इसकी जो अरेंजमेंट होती है ऐसे करके होगी, ठीक है। ये देखिए यहां पे बीच में क्या होती है, देखो एक ग्लास रॉड होती है, इस ग्लास रॉड में ही प्लेटिनियम वायर जो है वो अटैच होती है ऐसे करके, बिल्कुल पतली सी प्लेटिनियम वायर, ठीक है। ये प्लेटिनियम वायर जो इसमें अटैच्ड है, और प्लेटिनियम वायर में देखो यहाँ पे एक प्लेटिनियम ब्लैक फॉइल जो है वो अटैच होती है ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं हम, देखो प्लेटिनियम ब्लैक, प्लेटिनियम ब्लैक, ठीक है। प्लेटिनियम की बनी हुई होती है ये, और प्लेटिनियम ब्लैक बोलेंगे इसको, ठीक है, ब्लैक कलर ये है ना। यहां से देखो यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है हमारे पास, ये इस सोल्यूशन में जो डीप होती है ये जो सोल्यूशन होगा ये होगा 1 मोलर HCl, ठीक है। 1 मोलर HCl ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है यहां पे, ठीक है। अब हम यहां से क्या करते हैं, देखो H2 गैस को पास करते हैं, H2 गैस, ठीक है। H2 गैस को पास करेंगे एट, देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कितना रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। गैस के केस में हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो टेम्परेचर लेना हो हमने तो 298 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे है ये। अब देखो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो ये काम कैसे करता है, ठीक है। आपने इसकी कंसंट्रेशन आप बिल्कुल इजीली अपने आप लिख सकते हैं, देखो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ए, ठीक है। आप चलो मैं लिखवाता हूं आपको, थोड़ा थोड़ा करके लिख लो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटिनियम वायर, ठीक है, प्लेटिनियम वायर, ठीक है, फिटेड विद ए प्लेटिनियम ब्लैक, ठीक है, ये प्लेटिनियम ब्लैक है, एंड डीप्ड इनटू 1 मोलर HCl solution which act as electrolyte. When H2 gas is passed, देखो जब हम H2 गैस को पास करते हैं, यहां से हमने H2 गैस को पास किया, then it act as anode as well as cathode, ठीक है। जब हम H2 को यहां पे पास कर देते हैं तो ये देखो साइड में दूसरा हाफ सेल जो है वो किस कैपेसिटी का है उसके हिसाब से ये एनोड और कैथोड का काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। देन इट एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड, ठीक है। इतनी सी आपने 2 कर लाइनें इसकी लिख देनी है। अब मैं आपको देखो प्लेटिनियम वायर क्या करती है, देखो इलेक्ट्रॉन को मतलब ट्रांसफर ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम भी करती है। हाँ, ये जो प्लेटिनियम फॉइल है, देखो प्लेटिनियम फॉइल का काम क्या है, जो H2 गैस आ रही है उस H2 गैस को उसकी एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। ये एब्जॉर्ब भी करती है और इलेक्ट्रॉन की पासेस भी करती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी करती है ये प्लेटिनियम फॉइल, ठीक है। इसको फॉइल देखो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस आए उस पे फॉइल पे क्या हो जाए, ये एब्जॉर्ब हो जाए। तो हम क्या लेते हैं, देखो इसको ये गैस मतलब ये प्लेटिनियम वायर है। तो अब देखो व्हेन यहां पे आपने लिखना है, देखो व्हेन ऊपर आपने 2-3 लाइनें लिख लेनी है, यहां पे ये डायग्राम पक्का बनाना है। व्हेन इट एक्ट एज एनोड, ठीक है, जब ये एनोड का काम करेगा तो क्या होगा, देखो H2 गैस जो होगी इसकी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2H पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। और नेक्स्ट देखो व्हेन इट एक्ट एज कैथोड, ठीक है, जब ये कैथोड का काम करेगी ये इलेक्ट्रोड, ठीक है, जब ये कैथोड का काम करेगा तो क्या होगा, देखो जो सॉल्यूशन में मतलब ये H2 गैस आएगी यहाँ पे तो ये 2H पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन है हमारे पास ऑलरेडी, ये H पॉजिटिव आयन जो होंगे ये क्या करते हैं, देखो फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस की फॉर्मेशन कर देते हैं और ये H2 गैस जो है ये बबल्स के थ्रू यहां से निकल जाती है ऐसे करके, ठीक है। H पॉजिटिव आयन देखो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और H2 गैस जो है इसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है।
तो ये क्या था हमारे पास, देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी देखो लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशन क्या थी देखो इसकी, कि फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी इसकी, H2 गैस को एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका मेंटेन रखना काफी टाइम तक जो है वो बड़ा टफ था। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर H2 गैस का काफी टाइम तक मेंटेन रखना वो टफ था। इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, देखो HCl की कंसंट्रेशन वो भी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। ठीक है, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रखना भी क्या था, टफ था। और तीसरा क्या था देखो, कि थोड़ी बहुत यदि इसमें इंप्योरिटीज आ जाती है तो प्लेटिनियम क्या हो जाता है, पॉइजनस नेचर का हो जाता है। ठीक है, और ये काम करना बंद कर देगा फिर। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। तो इसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से देखो ये हो गया होगा आपको क्लियर। मैंने आपको देखो अभी बताया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू हम एब्सोल्युटली करेक्ट वैल्यू जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोड की फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको देखो, अब ये हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया। ठीक है, H2 जो होता है ये इसका E नॉट ऑफ जो होगी देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड पे वो क्या होती है, 0 होती है। इसी को देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने किसके साथ लगा दिया, देखो जिंक के साथ। किसके साथ, देखो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया यहां पे। ठीक है, अब हमने सेल बनाया इसका। ठीक है, ये जिंक रॉड डीप कर दी। ठीक है, मैं एक केस में बताऊंगा आपको। ये यहां से देखो ये वायर वोल्टमीटर और इसके साथ अटैच कर दिए। ठीक है, तो ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, ये भी मैंने 1 मोलर लिया। यहां पे Zn2 पॉजिटिव आयन आ जाएंगे। ये रॉड है हमारे पास, देखो जिंक रॉड। अब क्या होता है देखो, कि जो जिंक रॉड है जब हमने इसके साथ लगाया देखो H2 के साथ, ये वोल्टमीटर है। ठीक है, वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर में जो डायरेक्शन है देखो, करंट की डायरेक्शन को बताता है ये। मतलब वोल्टमीटर में ये डायरेक्शन जो वो ऐसे करके आई, मतलब क्या हुआ, करंट जो है वो इस साइड को फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, करंट। और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड को फ्लो कर रहे हैं। मतलब हुआ क्या, जैसे जिंक को डिपॉजिट किया और इसके साथ अटैच किया, देखो जिंक में क्या होगी, देखो ऑक्सीडेशन होगी, Zn2 पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिंक की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, जिंक एनोड का काम करने लग पड़ा। क्या हुआ, ये जिंक का क्या आ गया, जिंक क्या आ गया, देखो एनोड का काम करने लगा। तो बीच में ये सॉल्ट ब्रिज भी लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हमने हमारे पास देखो ई नॉट ऑफ सेल, हमने ये फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बोला था, ई नॉट ऑफ कैथोड और एक क्या आ जाता है देखो माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, तो हमारे पास देखो एनोड क्या है, एनोड क्या एक्ट करेगा, ये जिंक एनोड का काम करता है। कैथोड का काम कौन सा करेगा, देखो H2। वोल्ट मीटर में ये ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू आ जाती है, देखो यहां पे कितनी वैल्यू है, देखो 0.76 ये आ गई हमारे पास। कितनी वैल्यू है यहां पे, इसने जो शो की वैल्यू वो ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल इसकी वैल्यू कितनी आई, 0.76, है ना। तो यहां पे यदि हम 0.76 इसकी वैल्यू ले लेते हैं, देखो ई ऑफ कैथोड, कैथोड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, ये कैथोड। अब देखो H2 क्या करेगा, देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये एक्ट करेगा एज ए कैथोड का काम करेगा। ये क्या करेगा, एनोड का काम करेगा। यहां पे देखो यदि आप 0.76 लेते हैं कैथोड, 0 माइनस क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, तो ई नॉट ऑफ एनोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं ई नॉट ऑफ एनोड। एनोड कौन सा है, जिंक है। ठीक है, जिंक को हम देखो रिडक्शन पोटेंशियल में लिखेंगे इसको Zn2 पॉजिटिव टू Zn। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 0 है ना, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 0.76। तो ये एक्चुअल वैल्यू आ जाती है हमारे पास इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की।
यदि हम कॉपर को यहाँ पे फिट करते हैं तो अलग से वैल्यू आ जाएगी, है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और इनकी हम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है देखो इसमें ही ईएमएफ ऑफ सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। सेल का जो ईएमएफ है वो कैसे फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इनका हमने डिफरेंस लिखना है, ठीक है। आपको देखो इंपॉर्टेंट है ये ईएमएफ ऑफ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस आता है लिखने के लिए, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, देखो मैं यहां पे इसको ऐसे करके भी लिखते हैं, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, ये क्या होता है, मैं दोनों का ही डिफरेंस ही बता देता हूं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो फर्स्ट इसमें डेफिनेशन ही आ जाती है, देखो इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल when it is the difference in electrode potential between electrodes when no current passes through the circuit, ठीक है। ये क्या हुआ हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल, जब कोई भी करंट जो वो पास नहीं कर रहा होगा, ठीक है, उस टाइम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा हमारे पास उसको क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखो इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, it is the difference in electrode potential when, या ऐसे करके लिखो, देखो it is the difference in electrode potential between electrodes, yes सिंपल ही कर दो, ठीक है। between electrode potential करने की जरूरत नहीं है, it is the difference in electrode potential when current passes through the circuit, ठीक है, passes through the circuit, सर्किट से जब करंट जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, देखो हम ये क्या जाता है हमारे पास, देखो when current passes through the circuit, ठीक है, जब सर्किट से करंट पास हो जाएगा, तो ये होता है हमारे पास, देखो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था ना, वो एक दो सेल लेके उसमें वोल्ट मीटर से जो पोटेंशियल मीटर है हमारे पास, देखो ये हाँ दूसरा डिफरेंस लिखो, देखो इसमें ये लग गया ना आपको पता, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है जब हम कोई करंट जो वो सर्किट से फ्लो नहीं कर रहा है उस टाइम हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। क्या होती है ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड के बीच में डिफरेंस है जब करंट जो है वो पास कर रहा होगा सर्किट में, ठीक है। और इट इज, आपने दूसरा पॉइंट लिखना है, देखो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ स्टेडी करंट्स, ठीक है। स्टेडी करंट्स जो थोड़े थोड़े जैसे भी है स्टेडी करंट्स, आपको पता होगा फिजिक्स में डिटेल में पढ़ा हुआ है ये। और दूसरा क्या आ जाता है, देखो हमारे पास इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ स्टेडी करंट्स, ठीक है,
फ्लो ऑफ स्टेडी करंट्स, फ्लो ऑफ स्टेडी करंट्स, स्टेडी करंट्स, ठीक है, ये आ जाता है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, इट गिव्स मैक्सिमम वोल्टेज, इट गिव्स, ऐसे करके लिखो, देखो, इट गिव्स मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज, ये क्या देता है, देखो, मैक्सिमम वोल्टेज फ्रॉम द सेल। और ये क्या आ जाता है, देखो, इट गिव्स, तीसरा पॉइंट लिखना है आपने, इट गिव्स लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज, लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज। और जो फोर्थ डिफरेंस है, देखो, फोर्थ डिफरेंस, ईएमएफ को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है, तो फोर्थ डिफरेंस क्या लिखना है, देखो आपने, इट इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर, ठीक है, इट इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। और यहां पे फोर्थ डिफरेंस लिखना है, देखो आपने, इट इज मेजर्ड बाई, सॉरी, यहां पे पोटेंशियोमीटर करना है ना, इट इज मेजर्ड बाई पोटेंशियोमीटर, ठीक है, करेक्ट कर देना इसको, ईएमएफ को पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं। और दूसरा क्या आ जाता है, देखो, इट इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर, ठीक है, इसको वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। तो ये क्या था हमारे पास, देखो, ये डिफरेंस था ईएमएफ ऑफ सेल और पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल देखो जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, ई नॉट ऑफ सेल, ऐसे करके, है ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल, ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखो, चलिए ये लिख लिया होगा आपने, देखो, ये डिफरेंस है ना। अब आगे देखो क्या करते हैं हम, इसमें ई नॉट ऑफ सेल जो है ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, जैसे देखो ईएमएफ ऑफ सेल को ही, अब पोटेंशियल डिफरेंस को, इसको भूल जाओ, ईएमएफ ऑफ सेल जो है इसको हम देखो ई नॉट ऑफ सेल, इससे मेजर कर, ये इससे डिनोट करेंगे, ठीक है, दिस इज द, इसको क्या पढ़ेंगे हम, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, है ना, स्टैंडर्ड, देखो ये नॉट लगा दिया हमने यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे है ये, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी, देखो 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, देखो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है, ये क्या आ जाता है हमारे पास, ऐसे करके आप इसका ईएमएफ जो वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, मतलब एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे 298 केल्विन टेम्परेचर पे, और जब हमारे पास इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो आज हम देखो इतना ही करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल तक की। कल मैं इसके न्यूमेरिकल भी देंगे, देखो ईएमएफ ऑफ सेल का कैसे आप ईएमएफ ऑफ सेल जो वो फाइंड आउट करते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसके बारे में पढ़ेंगे और नर्नेस्ट इक्वेशन जो है उसको करेंगे। थैंक यू।